दोस्तों आप सभी का नॉलेज के समुंदर सी एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन देखे थे। आज उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन में और क्या क्या चीज़ें। चलिए दोस्तों, हम पहले तो आपका कुछ स्किप कर ले, कुछ रिवाइज कर लेते चैप्टर को हम लोग। तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले हफ्ते कि ग्रेविटेशन के बारे में पढ़े थे, उसके कैपिटल जी स्मॉल जी के बारे में पढ़े थे। देखिए आज पढ़ते हैं हम लोग कि पहले रिवीजन करते थे फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे कि एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, याद होगा आप सभी को। तो क्या होता है जी जी m1 m2 बाई में क्या होता है हमारा आर स्क्वायर होता है। ये बताए थे हम लोग फोर्स। और यहाँ से हम लोग जी का वैल्यू निकाले थे। जी क्या पढ़े थे हम लोग दोस्तों कि जी पढ़े थे कि होता है एफ इंटू आर स्क्वायर बाई में m1 और m2 ये पढ़े थे। जी से यहाँ का जी का वैल्यू निकाले थे हम लोग। जी का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, याद होंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट पढ़े थे न्यूटन मीटर स्क्वायर और बाई के जी स्क्वायर। ये था हमारा जी का वैल्यू। ठीक है, ये पढ़े हम जी का वैल्यू। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्मॉल जी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, स्मॉल जी के बारे में क्या देखा था हम कि स्मॉल जी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस जी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था और मजीद हम लोग आगे और जानेंगे। और हम चलिए तो हम लोग इसको और पढ़ जी के बारे में, इस कौन सा जी के बारे में हम लोग जानेंगे, स्मॉल जी। इसका नाम एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। तो चलिए थोड़ा जी के बारे में, इस स्मॉल जी के बारे में जान लेते हैं। स्मॉल जी फोर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कहाँ से आता है इसको जानते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे अभी, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एफ इक्वल टू होता है मेरा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक हम m ले ले रहे हैं, मान लीजिए m है यहाँ पे। एक हम मान ले रहे हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मास हो गया m। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास हो गया है और ये हमारा है बड़ा सा अर्थ। अर्थ का मास हम लोग लेते हैं कैपिटल एम। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का मास हो गया हमारा एम और अर्थ का मास ले लेते हैं हम लोग कैपिटल एम। तो ये हो जाएगा जी एम बाई और आर स्क्वायर डिस्टेंस था दोनों के बीच में, तो ये आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग ने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा लगेगा, जी वाला। क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, उसका ग्रेविटी की वजह से होता है। तो इसलिए एक जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जी यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए फोर्स की जगह पे सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे एम और जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से m से आपका m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से g का फॉर्मूला क्या आएगा, g का फॉर्मूला आएगा g m बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बोला था ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, तो हमें ये फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। और ये फॉर्मूला इसी बार के एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट में आ चुका है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब जी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जी का वैल्यू क्या होता है, सबको पता होगा ए जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये चीज भी ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड क्यों स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा टाइम का टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो मेरा हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय
टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा मीटर, और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आया देखिए, यहाँ से हम लोग पीछे जा रहे हैं, यहाँ डी बाई, तो यहाँ देखिए हम लोग बनाए थे डी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर, इससे पीछे गए तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ से आया, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी को हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट हम लोगों ने क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए अब और हम आगे की तरफ थोड़ा फर्दर और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्लाइड मैंने लगा रखे हैं, फिर स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि जी के सारे चीज पर पढ़ाने वाले। अब देखिए जी के क्या होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। क्या होता है, ये जो जी है हमारा, जिस जी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये जी क्या होता है हमारा, एक्ट करता है कहाँ, वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ, सॉरी ये कहाँ एक्ट करता है, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। देखिए ये अर्थ है हमारा, ठीक है। अब अर्थ है तो अर्थ में क्या हुआ, जी जो होता है हमेशा नीचे की तरफ लगता है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, कोई भी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करता, तो जी हमेशा, जी का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या होगा, वर्टिकली, वर्टिकली कहाँ हो जाएगा हम लोग का, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, इसका हमेशा डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। ये बस का एक नंबर। अब दो नंबर में देखते हैं हम लोग। दो नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इस क्वांटिटी मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक, क्या, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री में क्या है, ये डिपेंड करता है। अब डिपेंड्स किस पे करेगा, देखिए डिपेंड्स करता है ये ऑन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये डिपेंड कर किस पे कर रहा है, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, किस पे कर रहा है, मास है और रेडियस ऑफ अर्थ है। क्यों, ये ऐसे डिपेंड क्यों कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जी का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने अभी, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जी है, ये जो कैपिटल जी है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है ये, कांस्टेंट है। लेकिन ये जो एम है, ये जो हमारा एम दिख रहा है, ये हमारा आपका आर दिख रहा है, ये दोनों क्या है, ये तो वेरिएबल है, मास। हर बॉडी का मास अलग अलग होता है। तो मास कैसे, जैसे दो ऑब्जेक्ट ले ले, जैसे कि हम मून बोल रहे हैं, तो मून का मास अलग होगा, है ना। मून का मास क्या होता है, अलग होता है, और अर्थ का मास क्या होता है, अलग होता है। तो अगर हम अर्थ लेके बना रहे तो उसका मास अलग होगा, अगर हम मून रख रहे तो उसका मास अलग होगा, तो दोनों का मास अलग अलग होगा, तो जी का वैल्यू भी से वेरी करेगा। इसी तरह आर जो होता है, उस दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होंगे, दूर होंगे। अगर हम लोग मून और अर्थ का बात कर रहे हैं, मून और अर्थ का बात करें, इसका डिस्टेंस अलग होगा। अगर अर्थ और सन का बात करेंगे हम, तो इन दोनों का डिस्टेंस अलग होगा। तो क्या होगा, सबके डिस्टेंस अलग अलग होंगे, तो डिस्टेंस के बढ़ने या घटने से, या डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो क्या होगा, जी का वैल्यू भी बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चीज को भी आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ।
चलिए अब देखते हैं जी। जी जो होता है, अब वैल्यू वेरिएशन ऑफ जी का जो वैल्यू होता है ना, इसमें भी कुछ चेंज हो जाता है पढ़ते। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू, ठीक है, हाइट की वजह से जी में क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम पहले आपको कुछ स्लाइड दिखा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले हम। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। चलिए अब देखते आएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए हमने क्या पढ़ा था पहले, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़े थे पहले प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ये भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या था इसका, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फोर्स है, एक्ट एवरीवेयर, हर जगह करता है। लॉन्ग रेंज फोर्स है क्योंकि इसके दूर दूर चीजों के दरमियान लगता है। ये ऑबे करता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, एक्ट करता है सेंटर की तरफ, इंडिपेंडेंट और मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और वीक फोर्स होता है। ये सब इसके प्रॉपर्टीज थे। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था नेक्स्ट, इसके बाद मैंने पढ़ा था, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़े थे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि एक मास है m1, एक मास है m2, दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस लग रहा है r। तो दोनों का डिस्टेंस जो होता है, दोनों के दरमियान जो फोर्स लगता है, फोर्स होता है दोनों प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं ग्रेविटेशन फोर्स का, जी m1 बाई m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या था थर्ड, हम लोग यहाँ से बताए थे आपका कि जी का, देखिए ये जो जी है इसका होता है जी इक्वल टू क्या होता है एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एम स्क्वायर जो यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे दो बॉडी जो थे दोनों का मास m1 और m2 बराबर थे। ठीक है, इसलिए तो एम यहाँ पे आते हैं हमारे एम स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोगों ने पहले ही जान लिया, 6.67 10 की पावर 11। हम मैंने ये भी बोला था कि अगर पावर भूल जाइएगा तो क्या करिएगा, ग्रेविटेशन का टोटल लेटर काउंट करिएगा तो अब पावर मिल जाएगा। और यहाँ से क्या था फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ से आया था आपको। अब इसके बाद डायमेंशन भी निकाल के दिखाया था कि m1 होता है m इन -1 l का क्यूब और t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका, g का। चलिए आगे और चलते हैं। अब देखिए स्मॉल जी हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं अभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने आपको सारा डिटेल्स में बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दो टॉपिक आ रहे हैं मास एंड वेट। उससे पहले हम लोग कुछ जी के बारे में जानते हैं, ये टॉपिक पे हम अभी थोड़े दिन में लौटेंगे। ठीक, चलिए अब दो टॉपिक यहाँ पे दिख रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिखे ना, ये देखिए जैसे जैसे हम, ये मान लिया सरफेस ऑफ अर्थ है, ये जो हमारा है ये सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक, देखिए ये हमारा क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ आपको दिखाई देता होगा ये वाला। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो देखिए ये जैसे जैसे सरफेस ऊपर जाएंगे तो ये एच है इसका हाइट। ठीक है, और नीचे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इसका डेप्थ गहराई में जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर या अर्थ के सरफेस से ऊपर या नीचे जाते हैं, तो ऊपर भी जाएंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा, और नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू हमारा घटेगा। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस को छोड़ते हैं, ऊपर भी जाएंगे तो क्या होगा, उसका जी का वैल्यू घटेगा, और नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जी का वैल्यू घटेगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं क्या चीज हो रहा है। देखिए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वेरिएशन ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ो। देखिए वेरिएशन
ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, गहराई में जाएंगे तो जी में क्या चेंजेस आएगा ये पढ़ते हैं। ठीक है, गहराई में जैसे जाएंगे तो जी में क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अर्थ का सर्फ अर्थ है हमारा। ठीक है, अर्थ में अब हम क्या जाएंगे अंदर की तरफ। मान लीजिए यहाँ से हम अर्थ के अंदर खोद के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अर्थ में खोद के हम नीचे जा रहे हैं यहाँ। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, डेप्थ में जा रहा है, डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू घटने लगेगा। तो यहाँ पे कितना घटेगा, इसका एक फॉर्मूला होता है जी, कितना घटेगा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट दीजिएगा 1, यहां से होगा 1 माइनस डेप्थ डी फॉर डेप्थ बाई आर। ये होता है जी का वैल्यू में चेंजेस। ठीक है, जी का वैल्यू इतना घट जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, आपका धीरे धीरे इसका वैल्यू कम होने लगेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए हम यहाँ पे अर्थ के सेंटर पे आ गए। ठीक है, ये अर्थ के सेंटर पे आ गए खोदते खोदते, तो क्या होगा, देखिए जी डैश अर्थ का सेंटर पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो डेप्थ हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सेंटर से सरफेस तक का दूरी, इसको आर बोलते हैं। तो डी डी की जगह क्या आ जाएगा हमारा, डी की जगह क्या आ जाएगा हमारा आर, और बटा नीचे भी क्या हो जाएगा आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 और 1 माइनस 1 0, तो टोटल 0। तो यहाँ पे जी डैश क्या होगा, 0। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग अर्थ का सेंटर पे पहुंचते हैं तो जी का जो वैल्यू होता है सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। जी का वैल्यू सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। जी एट सेंटर 0 होता है। और जब जी का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा तो वेट भी हमारा क्या हो जाएगा वहां पे, 0। मतलब वेट सब 0 है तो इसको बोलते हैं हम लोग वेटलेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंसान जाके सेंटर अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। चलिए, ये हो गया डेप्थ के साथ। अब चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, वेरिएशन। ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से क्या वेरिएशन आते हैं। ठीक है, देखिए अब हाइट जो होता है ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ से ऊपर जाएंगे तो इसको बोलते हैं इसका ऊंचाई। तो जितना ऊपर जाएंगे इसको हाइट बोलेंगे। मान लीजिए इतना दूर तक पहुंचे तो ये एच हाइट पे पहुंच गए, तो इस टाइम जी का वैल्यू क्या बोलते हैं, जैसे भी ऊपर जाए या नीचे जाए जी का वैल्यू हमेशा ऑलवेज डिक्रीज होगा। तो क्या करता है, ये ऑलवेज डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑलवेज जी ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, जी ऑलवेज क्या करता है, डिक्रीजेस होता है, डिक्रीज होता है। अब देखिए यहाँ पे जी के हाइट पे जाएंगे तो जी में कितना चला जाएगा, तो जी डैश कितना हो जाएगा हमारा, जी ब्रैकेट 1 माइनस हाइट के, देखिए अब कितना होता है इसका फॉर्मूला में 2h आता है और डिवाइडेड बाई आर आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो आर है हमारा रेडियस जो है ये हाइट से काफी बड़ा होता है। रेडियस क्या होता है, हाइट से क्या होता है हमारा, बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे 2h करके देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जी का जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा याद होना चाहिए। जी डैश जो है हाइट बढ़ने से इसमें कितना चेंज आता है, इस पे कभी कभी रेलवे में मतलब ग्रुप डी में इस सब पे क्वेश्चन पूछ लिए करते हैं न्यूमेरिकल डाल के। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मान ले, देखिए यहाँ पे ये हम बना रहे, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे एक प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेस है, कुछ प्लेस होगा, मान लीजिए कुछ भी हम सोच लेते हैं, ये है हमारा एरिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये हम जा रहे हैं नीचे में, वेस्ट बंगाल में कहाँ है ये, मान लीजिए कोलकाता है। ठीक है, और ये मान लीजिए थोड़ा ऊपर हिस्सा में मान लेते हैं हम लोग शिमला है।
ठीक है, या दार्जिलिंग मान लेते हैं, बंगाल में जाते थोड़ा ऊपर में दार्जिलिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल पूछे, यहाँ पे मान लीजिए इसका जी1 है और यहाँ पे इसका जी2 है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कि यहाँ पे जी यहाँ का बड़ा होगा या जी2 बड़ा होगा, जी1 बड़ा होगा या जी2 होगा। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, जी1 बड़ा होगा जी2 से या हमारा जी2 बड़ा होगा जी1 से। आप लोग को इसका आंसर करना है, बताइए तो इसमें क्या होगा। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है यहाँ जो जी जो नीचे में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ में क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी क्या होता है हमारा डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। जी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ। सबसे कम क्या होता है, ऊपर। ठीक, तो क्या हम लोग जानने की कोशिश करें कि हम लोग जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा कोई चीज़ का, तो ये देखिए इसका एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, भी पढ़ क्या है कि देखिए यहीं पे लिखा हुआ है हाइट की वजह से। तो हाइट की वजह से हम लोग पढ़ देखिए जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, जी का वैल्यू बिगड़ेगा। तो यहाँ देखिए जी1 जो है नीचे में, जी1 क्या है हमारा नीचे है और जी2 कहाँ हमारा ऊपर है। तो जी1 क्या होगा, ज्यादा होगा और जी2 कम होगा, तो ये हमारा नहीं होगा, मेरा ये होगा कि जी1 ग्रेटर देन जी2। इसी तरह यहाँ पे एक अगर मान लिया हम बोले यहाँ का W1 है वेट और यहाँ का W2 है, तो वेट कहाँ का ज्यादा होगा, क्योंकि वेट जो है जी पे डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनली फोर्स होता है। और जिस फोर्स से किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचता है उसको वेट बोलते हैं। तो वेट भी क्या होता है, जी के डायरेक्टली होता है, क्योंकि वेट इक्वल टू क्या होता है हमारा एम जी। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे वेट भी जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जहां का वेट जी ज्यादा वहां का वेट ज्यादा। तो यहाँ पे मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 ग्रेटर देन W2। ये भी याद रखिएगा कि W1 ग्रेटर देन हमेशा W2 होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए अब यहाँ देखते हैं। देखिए ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, मीन सी लेवल इस यहाँ पे लिखा हुआ मीन सी लेवल MSL, ठीक है। मीन सी लेवल यहाँ पे सबसे सी लेवल पे जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे या सी लेवल से नीचे जाएंगे तो जी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। देखिए ऊपर एच जा रहा है तो क्या हो रहा है, जी देखिए जी का फॉर्मूला G1-2H/R। जैसे डेप्थ में जा रहा है देखिए जी का फॉर्मूला D/R। यहाँ लिखा हो ना, जी डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए यहाँ जी क्या जी डिक्रीजेज, इट विल बिकम एग्जैक्टली जीरो एट दी कोर, मतलब सेंटर, अर्थ का सेंटर पे यानी कोर पे जी जीरो है। अभी मैंने करके भी दिखाया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। हाँ अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं, जियो डिफेक्ट। तो यहाँ पे दो पॉइंट लिखा हुआ है, इस दो पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए इस डिब्बे के अंदर जो लिखा हुआ है कि ग्रेविटी क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स पे, और ग्रेविटी मिनिमम क्या होता है, इक्वेटर पे, ठीक है। जी मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल्स पे, जी मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। यहाँ पे लॉजिक क्या है, क्योंकि जी जो होता है इनवर्सली होता है डिस्टेंस के, और लार्जर रेडियस रिजल्ट इन लोअर ग्रेविटी। तो देखिए सिंपल है, यहाँ से अगर मान लीजिए सेंटर है हमारा, ठीक है, तो यहाँ का जो रेडियस होता है अर्थ का सेंटर से इक्वेटर तक का, वो रेडियस क्या होता है आपका, छोटा या बड़ा, खुद सोचिए क्या होगा। सबको पता है कि जो होता है थोड़ा सा पोल की तरफ जो होता है हमारा, थोड़ा सा अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है,
पोल की तरफ क्या होता है, हमारा थोड़ा फ्लैटेंड होता है इस तरह। तो क्या होता है, यहाँ का जो आर होता है, ये आर हमारा कम होता है किससे, यहाँ के आर से। इक्वेटर का दूरी, तो इक्वेटर का जब दूरी ज्यादा है तो ज्यादा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब जी क्या होता है, डायरेक्टली होता है 1/r² के, 1/r² के बोल रहे हैं, ठीक है। तो लार्जर रेडियस रिजल्ट इन लोअर ग्रेविटी, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका ग्रेविटी कम होगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट याद रखिएगा, जी जो होता है मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स पे, और जी मिनिमम कहाँ होता है, हमारा इक्वेटर पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते, इसमें याद रखने वाला था, याद रखिएगा इसको। रोटेशन इफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रोटेशन इफेक्ट। रोटेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अर्थ रोटेट्स, अर्थ क्या करता है, रोटेट्स, जनरेट्स एन आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस काउंटर एक्ट्स द इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग आवर वेट। कि अब क्या बोलने का क्या मतलब, देखिए क्या होता है, अर्थ जो है हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे अर्थ रोटेट करता है, हम भी जानते हैं कि अर्थ क्या होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस पे, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस पे क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है। तो अर्थ रोटेट करेगा तो क्या हुआ, इस तरह रोटेट करने से, इसके इस तरह रोटेट करने से इसमें क्या होगा, एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कोई चीज को ऐसा फोर्स जो कोई चीज को बाहर की तरफ धक्का दे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कितना होता है, mv² बाई में आर, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, mv² बाई आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जनरेट होता है, और जी क्या होता है, हमेशा अंदर की तरफ जनरेट होता है, ठीक है। तो जी अंदर की तरफ लग रहा है, एक्ट कर रहा है, और जी अंदर एक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर एक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इससे क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी का वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। तो यही देखिए, यही लिखा हुआ है इस लाइन में, दिस काउंटर एक्ट, मतलब काउंटर एक्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है इनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल के, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग आवर वेट, जिससे क्या होता है, हमारा वेट कम होने लगता है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए पॉइंट देखिएगा ये वाला, इफ रोटेशन स्पीड जो है इंक्रीज करेंगे तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अर्थ जितना तेजी से घूमेगा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एफसी जो उतना ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा एफसी बनेगा वो उतना नलीफाई करेगा जी को, और जितना जी नलीफाई होगा उतना जी कम होगा। तो अगर रोटेशन हम स्पीड कम कर देंगे तो जी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सिनेरियो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखिए, इफ द अर्थ रोटेट 17 टाइम्स, कितना लिखा हुआ, 17 टाइम फास्टर देन इट्स प्रेजेंट एंगुलर स्पीड, मतलब जिस स्पीड से अभी रोटेट कर रहा है, अगर उस स्पीड के 17 टाइम्स स्पीड में अगर वो मूव करने लगे तो क्या होगा, the apparent weight of object at the equator would become exactly zero। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेटलेस होगा। मतलब अगर मान लीजिए अर्थ का जो होगा, अर्थ जो स्पीड से, मतलब जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, ऐसे करके जिस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है गोल गोल, अगर उससे अर्थ का स्पीड को हम 17 टाइम्स और बढ़ा दे, कितना टाइम्स, 17 टाइम्स, ठीक है, 17 टाइम्स और बढ़ा देगा तो अर्थ का जो वेट हो जाएगा, क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ पे, तो उस टाइम कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा 0। मतलब उस टाइम उस ऑब्जेक्ट को उसका वेट फील नहीं होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ टोटल वेटलेसनेस, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा, वेटलेस फील करने लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। अब देखिए ये वाला इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये जो दिख रहा है आपको, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन रॉकेट लॉन्च साइट्स। देखिए ये सवाल जो है ना, वाई लॉन्च रॉकेट नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास से क्यों रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो देखिए इसका जवाब क्या,
जो यहाँ पे दिखे लिखा हुआ फैक्टर 1 के ग्रेविटी जी जो है मिनिमम होता है एट द इक्वेटर। इक्वेटर के पास क्या होता है, जी मिनिमम होता है, मीनिंग रॉकेट्स एक्सपेंड लेस फ्यूल। तो यहाँ पे रॉकेट में फ्यूल कम लगता है फाइटिंग डाउनवर्ड पुल। तो देखिए अगर जी जहाँ पे कम होगा तो वो उस चीज पे ऑब्जेक्ट भी क्या फोर्स भी क्या लगाएगा, जो ग्रेविटी है वो भी कम लगाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इक्वेटर के करीब है सेंटर, ये मान लिया हरिकोटा है, श्री हरिकोटा है, ठीक है मान लिया, लेकिन यहाँ श्री हरिकोटा इंडिया में मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या ये इक्वेटर के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या होगा हमारा, यहाँ पे जी होगा कम, ठीक है। यहाँ पे जब जी होगा कम तो इस पे ग्रेविटी कम लगाएगा। तो ग्रेविटी कम लगाएगा तो इस रॉकेट को उड़ने में फ्यूल कम लगेगा और ये आराम से हमारा अर्थ के सरफेस इक्वेटर से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना श्री हरिकोटा यहाँ पे, तो यहां से आसानी से वो निकल जाएगा। दूसरा फैक्टर में पढ़ते देखिए क्या लिखा, द आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय अर्थ स्पिन इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। आज जो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अर्थ की स्पिन के वजह से वो जो पैदा होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। जिससे क्या होता है, इसको नेचुरल वेलोसिटी मिल जाता है स्लिंग शॉट करने के लिए, मतलब उड़ने के लिए ऑर्बिट पे, मतलब अर्थ का सरफेस छोड़ के ऊपर जाने के लिए इसको एक नेचुरल वेलोसिटी मिल जाता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम लोग जो भी रॉकेट लॉन्च का स्टेशन होता है उसको हम लोग इक्वेटर के करीब बनाते हैं, इक्वेटर के करीब बनाते हैं। तो ये रीजन है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे अब कुछ लिफ्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, वेट इन मोशन। अब देखिए ये लिफ्ट प्रॉब्लम है, ये क्या हमारा लिफ्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा क्या है, ये लिफ्ट प्रॉब्लम है। ये जो इसको नाम इस तरह यहाँ लिख देते हैं, लिफ्ट का केस है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक इंसान है आपका लिफ्ट में, मान लीजिए देखिए इंसान है लिफ्ट में खड़ा है। अब देखिए अब लिफ्ट जो है हमारा पहले क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए मान लेते हैं लिफ्ट जो हमारा रुका हुआ है, मतलब लिफ्ट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ए इक्वल टू जी है। तो इंसान जो है लिफ्ट में वहीं पे खड़ा रहेगा तो इसका वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो वेट क्या होगा, वेट इक्वल टू एम जी, जो नॉर्मल वेट होता है। इसका मतलब क्या होगा, वेट उसका चेंज नहीं होगा। देखिए वेट रिमेन अनचेंज, तो वेट उसका कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लिफ्ट जो है हमारा दूसरा केस, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंसान का जो वेट है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जी प्लस ए, मतलब उसका एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन इंसान का वेट में जुड़ जाएगा। तो इंसान का जो ये जो एपरेंट वेट हो जाएगा, मतलब एक्चुअल से मतलब ज्यादा नकली वेट जो हो जाएगा उसका, वो कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए। मतलब ध्यान रखिएगा, खाली इसमें ध्यान रखना पॉइंट कि जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इंसान का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी का उल्टा कैसे, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, जी इसके डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन भी इसके डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हम लोग देखिए अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स में हम लोग जानते हैं अगर कोई दो चीज सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका रिजल्टेंट अगर निकालने, मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के क्या करते हैं, v2 माइनस v1। ये मैथ्स का बेसिक है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करता है तो उसका रिजल्टेंट जो निकलता है दोनों को घटा के निकलता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, ए से जो जी था पहले अर्थ का उसमें से ए को, जो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है उसको हटाएंगे तो तो वो एपरेंट वेट निकल जाएगा। मतलब इस टाइम इंसान थोड़ा हल्का फील करेगा, मतलब उसको लगेगा कि उसका वेट थोड़ा कम हो गया। अब तीसरा केस, जब लिफ्ट फ्री फॉल होता है, मान लीजिए लिफ्ट में जो स्प्रिंग है ऊपर ये टूट गया, ठीक है। लिफ्ट का स्प्रिंग क्या हो गया, टूट गया और जो लिफ्ट है वो डायरेक्ट एकदम गिर रहा है नीचे बिना रुके हुए, ठीक है। लिफ्ट डायरेक्ट नीचे गिर रहा है तो इस टाइम क्या होगा, ए और जी
दोनों बराबर हो जाएगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो जिस फोर्स से ग्रेविटी खींचेगा उसको दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस टाइम वेट क्या होगा, हमारा एपरेंट वेट जो होगा जीरो हो जाएगा। मतलब ये इंसान इस टाइम क्या होगा, खुद को वेटलेस समझेगा एकदम फील। इंसान ये कहाँ होगा, बीच में। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर दिखा रहा है ना, देखिए ये सरफेस से ऊपर, मतलब ये इंसान जो होगा ये बीच में रहेगा, ठीक है, उड़ा बीच में हवा में। तो ये है लिफ्ट का केसेस था। जब भी फ्री फॉल होता है तो क्या होता है, इंसान वेटलेस फील करता है। जब भी लिफ्ट ऊपर जाता है तो इंसान का वेट बढ़ जाता है, जब भी लिफ्ट नीचे आता है तो इंसान का वेट घट जाता है। और जब लिफ्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, लिफ्ट रुका हुआ रहता है, तो इंसान का वेट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये वाला टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए वही केस को ना यहाँ पे थोड़ा सा एक गाड़ी के केसेस में, मतलब ये इस केसेस में सेम केसेस है, अभी जो हमने लिफ्ट ऊपर पढ़े हैं वही केसेस यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, मून का सरफेस पे, फ्री फॉलिंग एलिवेटर, वही केसेस है। इक्वेटर जब इसका 7 टाइम स्पिन बढ़ा दिया जाए तब भी क्या होगा, वेटलेस हो जाएगा। इक्वेटर जब फ्री फॉल होगा तब भी वेटलेस हो जाएगा। जब आपका मून पे जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो वेट होगा 1/6 कम हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 किलो है अर्थ पे, तो यहाँ जाके इसका वेट कितना हो जाएगा, 6 गुना कम, मतलब 10 किलो। ये याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे जो मास नहीं चेंज होता। मास क्या होता है, इंसान, मान लीजिए एक इंसान यहाँ पे जो इंसान खड़ा है उसका मास यहाँ पे कुछ होगा जितना भी केजी दिया हुआ, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे याद रखिएगा मास जो यहाँ पे लिख दिए हैं ये केजी में नहीं होगा। जब हम लोग वेट का बात करते हैं तो वेट कभी भी केजी में नहीं आता है, हमारा वेट आता है न्यूटन में। तो ये अगर मान लो यहाँ पे इसका वेट 60 न्यूटन, तो यहाँ जाके इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। लेकिन इसका मास अगर मान लो यहाँ पे 60 किलो है, तो मून का सरफेस पे भी इसका मास 60 किलो। क्योंकि मास जो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई भी इंटरनल प्रॉपर्टी जो होता है वो कैसे चेंज होगा, अगर आपका बॉडी जिस चीज से मिलकर बना हुआ है वो चेंजेस अंदर में थोड़ी चेंजेस होगा, आपका बाहर में चेंजेस आएगा। तो आपके वेट में, मतलब अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा होता है, मून का ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम होता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, उसका वेट में कमी आएगा, ना कि मास में। ये चीज को याद रखिएगा। अब देखिए ये सिंपल पेंडुलम वाला, ये थोड़ा सा देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम। देखिए ये क्या होता है, ये बॉब इस तरह मूव करता है टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है बॉब, ठीक है। ये इसका मीन पोजीशन होता है, इसका मीन पोजीशन होता है, ठीक है। यहाँ से ये इधर जाता है, फिर इसका यहाँ से एक बार ये इधर जाएगा और एक बार यहाँ से इधर जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है इसका, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√1/g। यहाँ से याद रखिएगा टाइम पीरियड जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लोकल, मतलब जो ग्रेविटी है जी उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास द मास, यहाँ पे देखिए द मास ऑफ द पेंडुलम बाउंड डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड, क्योंकि देखिए यहाँ पे मास है नहीं, मास का बात नहीं हो रहा, तो मास इसका आपका पेंडुलम का कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा। मास पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। और यहाँ पे देखिए इन द डीप स्पेस और ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्री फॉल के टाइम में क्या होता है हम लोग जानते हैं, जी जीरो होता है। तो इस टाइम जब भी जी जीरो हो जाएगा तो उस टाइम उसका टाइम पीरियड जो होगा वो जीरो नहीं, वो इन्फिनाइट हो जाएगा। ग्रेविटी जीरो मतलब टाइम पीरियड इन्फिनाइट, मतलब पेंडुलम स्टॉप स्विंगिंग इंटायरली, मतलब उस टाइम पेंडुलम पूरा तौर पे रुक जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा टाइम पीरियड का, 2π√1/g। अब आता है यहाँ से किपलर्स लॉ। ये किपलर्स लॉ भी ध्यान देख लीजिए। किपलर्स लॉ क्या होता है, किपलर्स का सेकेंड लॉ है। चलिए किपलर्स का फर्स्ट लॉ में जाते हैं पहले, सेकेंड आ गया है, थर्ड है। देखिए यहाँ पे
शायद स्लाइड मिस हो गया है किपलर्स का फर्स्ट लॉ। तो चलिए हम ही किपलर्स का फर्स्ट लॉ हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ देखते पहले पढ़ते हैं हम लोग किपलर्स फर्स्ट। बहुत इजी, किपलर्स का फर्स्ट लॉ सबसे आसान। ठीक, ये क्या बोलता है देखिए, मान लीजिए सन है, ठीक है। तो किपलर्स बोलता है ना कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट होते हैं ना, वो क्या होता है, एक एलिप्टिकल प्लैनेट जो हो रही है एलिप्टिकल पार्ट में ट्रेवल करता है, एलिप्टिकल पार्ट। तो ये क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए सन है, ठीक है। आज सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या होगा, एक आपका एलिप्टिकल प्लैनेट है ये, तो ये क्या होगा एलिप्टिकल पार्ट में, एलिप्टिकल पाथ, पाथ नहीं पाथ में फ्लो करें, ठीक है। घूमेगा मतलब ये क्या होता है, सिंपल एक चिपटा जो होता है इसका ऑर्बिट, मान लिया चिपटा ऑर्बिट में घूमता है, ये किपलर्स पहला लॉ में बोलता है। अब देखिए इसका दूसरा लॉ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। अब चलिए देखिए किपलर्स का सेकंड लॉ, किपलर का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि दे जो क्या बोलता है, जो यहाँ पे जो एरिया है, किपलर्स बोलता है जो भी प्लैनेट जो है, ये सन जो है, अगर दो अलग अलग तरफ एरिया जो स्वैप करता है, जो एरिया काटता है, ठीक है, वो एरिया जो है दोनों साइड का एरिया क्या होता है, सेम एरिया होता है, ये एरिया और ये एरिया। तो दोनों एरिया क्या होता है देखिए, A1 और A2 क्या होता है, ये सेकंड लॉ बोलता है कि कोई भी जो एरिया जो स्वेप होता है, जो सन जो है हमारा सूरज जो है, ये देखिए सन दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा सन है। तो सन क्या करेगा, अगर सन दो साइड में एरिया स्वेप करेगा तो दोनों साइड का एरिया क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो ये देखिए, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप और इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, दोनों साइड का टाइम क्या होना चाहिए, T1 और T2 बराबर होना, मतलब दोनों साइड सेम टाइम में, एक ही टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वेप करेगा वो एरिया क्या होगा, बराबर होगा। यही बोल रहा है किपलर का सेकंड लॉ। अब क्या बोल देखिए यहाँ पे, देयरफॉर एरिया वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, एरियल जो वेलोसिटी होगा इसका वो कांस्टेंट होगा। प्लैनेट मूव फास्टर व्हेन क्लोज टू द सन एंड स्लोअर व्हेन फार्दर अवे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी प्लैनेट जो करीब होगा सन, वो क्या होगा, सन के करीब होगा वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, और सन से जो दूर होगा वो थोड़ा स्लो चलेगा। तो इस आपको सबको पता है कि जुपिटर का स्पीड क्या होता है, रोटेशन सबसे ज्यादा होता है, और नेपच्यून बहुत दूर है, तो इसका आप लोग भी जान रहे, रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम कौन होगा, रेवोल्यूशन टाइम जुपिटर का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, नेपच्यून का। रोटेशन सबसे ज्यादा जो करीब में होगा उसका ज्यादा होगा, जो दूर होगा उसका रोटेशन टाइम कम होगा। किप्लस का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, जो स्क्वायर होता है ऑर्बिटल पीरियड का, टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ क्यूब आर क्यूब के, रेडियस के क्यूब के। तो ये टी स्क्वायर डायरेक्टली होता है आर क्यूब के।
The further a planet is from the sun, farther the planets from the significantly longer its year टेक टू कंप्लीट। मतलब सिंपल है, यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ, पिछला में रोटेशन का बात हो रहा था, यहाँ पे रेवोल्यूशन का बात हो रहा है। जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका रेवोल्यूशन टाइम उतना ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन का टाइम कौन लेता है? नेपच्यून लेता है। सबसे कम रेवोल्यूशन कौन लेता है टाइम? मरकरी लेता है, शायद 88 डेज कुछ लेता है मरकरी, और नेपच्यून बहुत ज्यादा लेता है, 243 ईयर कुछ अर्थ ईयर के बराबर। अब आता है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या आ रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? एक छोटा सा टॉपिक है इसलिए यहीं पे पढ़ा दे। देखिए, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है किसके लिए? टू रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ स्टेबल सर्कुलर पाथ। देखिए, ये एक प्लैनेट के सैटेलाइट ही मान लीजिए, इसको ऑर्बिट पे इस तरह घुमाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r²। इसका कितना होता है वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी का? ये भी याद रखिएगा, 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 7.8 किलोमीटर पर सेकंड उसमें वेलोसिटी दे देंगे तो वो ऑर्बिट इस पर जाके रिवॉल्व करने लगेगा। यही होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो कम से कम वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस अर्थ के ऑर्बिट में घुमाने के लिए जरूरत पड़ता है। इसके बाद आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो कम से कम वेलोसिटी की जरूरत टू कंप्लीटली एस्केप अ सेलेस्टियल बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, जैसे मान लीजिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक करके उसको ऊपर की तरफ जाने में, मतलब अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाने में, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने में जितना वेलोसिटी का जरूरत पड़ता है उसी वेलोसिटी को बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2gm/r²। और एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है एस्केप वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन क्या है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स ज्यादा होता है एस्केप वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे 1.414 को अगर हम लोग इससे आपका 7.8 से मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग इसका वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों का रिलेशन याद रखिएगा। √2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू होता है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखिए, अब यहाँ से एक लास्ट टॉपिक है सैटेलाइट। क्या है? ए हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट। एक हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है एक फिक्स ऑर्बिट में, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। इसमें दो तरह का सैटेलाइट होते हैं हमारे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना दूर ऊंचा होता है अर्थ से? 3600 किलोमीटर ऊपर होते हैं। और पोलर सैटेलाइट हमारे कितने होते हैं? 800 किलोमीटर ऊपर होता है अर्थ से। इसमें इसको कितना टाइम लगता है घूमने में? 24 आवर। इसको टाइम लगता है 84 मिनट का। ठीक है। इसका इस्तेमाल कर क्या करते हैं? टेलीकास्ट टीवी प्रोग्राम में, लाइव कम्युनिकेशन, क्रिकेट मैचेस वगैरह के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं। और इसका वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, एयर मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर को, ये सब का पता लगाने के लिए हम लोग पोलर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर होता है खत्म। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।